सो आप सभी का स्वागत है। हम टीईटी सोशल साइंस की सीरीज़ का यहाँ पर पार्ट सेकंड या डेली सीरीज़ चल रहे हैं। हर दिन 25 से 30 क्वेश्चन हम डेली लगाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीईटी सोशल साइंस के, जो कि केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट और सीटेट जैसी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड डीप एक्सप्लेनेशन। पहला है, ड्यूरिंग द इंटर वॉर ईयर्स जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न इज करेक्ट। हमें बताना है जापान ने लीग ऑफ द नेशन क्यों छोड़ दिया था और उसका क्या कारण था। ऑप्शन है फेलियर ऑफ डिसआर्मेंट, दूसरा है मिलिट्री डिस्प्यूट था, तीसरा था वार डेप्ट और चौथा था नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मनकाओ। दोस्तों ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट। तो जापान ने लीग ऑफ द नेशन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं दे रहा था मंचकाओ की जगह पर। और मंचकाओ की बात कर ली जाए, होता क्या है दोस्तों, जापान ने मंचकाओ करके जो एक प्रोविंस था उसको कब्जा लिया था और इसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन लीग ऑफ द नेशन ने इसे सही नहीं ठहराया था और जापान को इसमें गलत बता दिया था। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से जापान ने लीग ऑफ द नेशंस को छोड़ना पड़ा। अब बात कर ली जाए लीग ऑफ द नेशंस कब बना था, 1919 में से आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट हुआ था, 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलता रहा। उसके बाद इन द एंड इन द जून आपको लीग ऑफ द नेशंस यहाँ पर दिख जाएगा बना हुआ। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंटर्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। दोस्तों हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिका ने कब एंट्री ली थी, वो था 1941। 1941 में अमेरिका ने एंट्री ले ली थी क्योंकि जापान ने कुछ जो शिप्स थे या जो शिप थे, नेवल शिप थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे अमेरिका की। इस वजह से इमीडिएट रीज़न यही था कि जापान ने जब अमेरिका को छेड़ा था उनकी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से 1941 में अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सीमा लेयर ऑफ द अर्थ इज कम्पोज ऑफ। सीमा लेयर का हम सभी को पता है दोस्तों, अर्थ में सीमा का मतलब होता है सिलिका। देखो सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आप सभी को पता है, हमको पता है, एक लेयर होती है सीमा जो नीचे होती है, यहाँ पे होती है सियाल, इसका होता है सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद होता है नीफे, NiFe, जिसका होता है निकल और आयरन। Fe का मतलब होता है आयरन। तो आप सभी को पता होगा ये जो सीमा होता है वो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको पाया जाता है। और जो सिलिका और एल्यूमिनियम होता है ये बेसिकली बेसाल्टिक फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स या रॉक्स होता है, जिससे अधिकतर लावा फॉर्मेशन होता है, वही बेसाल्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एडवेक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन और ऑप्शन डी कंडक्शन। तो दोस्तों जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसका उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। ये कंडक्शन कब तक होता है, जब तक सामने वाले जैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक तार जा रहा है, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल दोनों का हीट जब इक्वल जब तक नहीं होती तब तक ये कंडक्शन चलता रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डन बाय जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार द्वितीय के पहले जर्मनी ने इनमें से क्या क्या किया था। पहला था, इट वॉज अनेक्स्ड ऑस्ट्रिया इन 1938 और इट डिसमेंबर्ड चेलोस्कोनिया इन 1935। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता होगा कि जर्मनी ने कब क्या होता है, जर्मनी लीग ऑफ नेशंस को 1938 के आसपास छोड़ देता है और 1938 के पहले ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है। ये बात सही है, पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। उसने कभी भी चेलोस्लोवाकिया पर कब्जा नहीं करा था, इसने राइन वैली करके था वहाँ पर कब्जा करा था और वहाँ पर डिसमेंबर्ड करा था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट, इसको ऑस्ट्रिया को नेक्स्ट कर लिया गया था। ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फासिज्म इमर्ज इन विच कंट्री। हम सभी को पता है फासिज्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों फासिज्म हुआ था इटली में और इसके जो जनक है उसे मुसोलिनी कहा जाता है। और 1919 के समय में सबसे पीक लेवल पे फैसिज्म इटली में फैल चुका था। फैसिज्म का मतलब होता है कि एक जो समूह होता है वो
सरकार होती है एक तरीके से, वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। राष्ट्र के लिए वो भले ही वो नैतिक काम कर रहे होंगे, अनैतिक काम कर रहे होंगे, उनके लिए दोनों सही है। मान लीजिए हमारे देश में अगर दंगे होते हैं और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं और जिससे देश को फ़ायदा हो रहा है, तो भी हम दंगे नहीं होने देंगे। लेकिन वहाँ पर अगर देश के हित में है तो भी वो दंगे हो रहे होंगे तो उनके लिए वो सही है। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं है वहाँ पर, चाहे वो गलत हो या सही हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म फिलोसॉफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के बारे में बात हो रही है, जो 1818 से 1890s के समय तक उन्होंने जीवन काल बिताया है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े सोशलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने दास कैपिटल करके एक कृति और बुक लिखी है, और बहुत सारी चीज़ें आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता होगी। उनकी द पहला क्वेश्चन है, पहला वाला, देयर कैन नॉट बी ए पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। दोस्तों कार्ल मार्क्स के अनुसार ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि हम कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ तो जाए। वो चाहते थे कैपिटलिज्म को कम करा जाए और सोशलिज्म को बढ़ावा मिले, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का मार्ग चुनने के लिए कभी नहीं कहा है। ठीक है, दूसरा जो बोल रहा है, पहला वाला तो गलत है। दूसरा है, द वर्किंग क्लास विल सीज स्टेट पावर बाय रेवोल्यूशन। दोस्तों हमने कहा था कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो वर्किंग क्लास है वो स्टेट पावर को सीज ज़रूर करेगी, लेकिन रिवॉल्यूशन, क्रांति या किसी भी प्रकार की लड़ाई से नहीं। उन्होंने कहा था बाय वर्किंग हार्ड, हम हार्ड वर्क करेंगे और हमारी मेहनत से हम उसको स्टेट पावर को कन्वर्ट करें। रेवोल्यूशन में क्या होता है, क्रांति में क्या होता है, खून भी होता है, खून भी बहता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी होती है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन भी आंसर सही हो जाएगा, नेदर 1 नेदर 2। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स वॉज अ थिंकर। कार्ल मार्क्स कौन थे, मर्सेंटेरियलिस्ट मतलब व्यापारी थे, या ऑप्शन बी सोशलिस्ट समाजवादी थे। तो हम सभी को पता है कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट थे, व्यापारी हो नहीं सकते, क्योंकि व्यापारी एक तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। सो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ द मार्क्स। तो हम सभी को पता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, मर्क्यूरी आता है सबसे पहले, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर आता है मार्स। तो हमको पता है कि जो प्लेनेट पास में होता है अपने सूर्य के, वो सबसे जल्दी उसका रेवोल्यूशन लगाता है, सबसे जल्दी उसका चक्कर लगाता है, तो वो कम समय में लगाता होगा। अब जो अर्थ का हमको पता है कि 365 डे में अर्थ जो होता है वो रिवॉल्व करता है। अब अर्थ के बाद क्या आ रहा, मार्स आ रहा, तो हमको पता है कि अर्थ से तो ज़्यादा समय लेगा, तो 88 डेज़ तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आंसर बनेगा 687 डेज़। 687 डेज़ में यहाँ पर मार्स एक रेवोल्यूशन लगाता है पूरे सन की ओर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, नेम द डिक्टेटेड ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो हम सभी को पता है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1920 जनवरी में हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या हुआ था कि बहुत सारे नियम थोप दिए गए थे जर्मनी के ऊपर कि वो किसी भी प्रकार से अपनी आर्मी को नहीं बढ़ा सकता, अपने सोल्जर्स को लिमिटेड करेगा, और उससे बहुत सारे ज़मीन उसकी हत्या ली जाती है लीग ऑफ द नेशंस द्वारा, जो उसने हड़पी थी, और खुद उसकी जो खुद की ज़मीन थी उसको भी हड़प लिया जाता है, बहुत सारे उस पर टैक्स इम्पोज कर दिए जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का हिस्सा बनाया जाता है, जो कि 1938 में हिटलर द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है, और लीग ऑफ द नेशंस को तोड़ के वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन सेकेंड है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू मेटाफॉर्मिज्म ऑफ सैंडस्टोन्स। तो जब मेटामॉर्फिज्म वो होता है जिसमें रॉक्स का प्रेशर और हीट की वजह से फॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। तो दोस्तों जब सैंडस्टोन को मेटामॉर्फिज्म होता है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ज़मीन के नीचे दबने से, जो सैंडस्टोन होती है वो क्वार्टजाइट में बदल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज़ प्रिविलेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन। तो हम सभी को पता है कि पोल्स में जो होती है ब्लिजार्ड करके एक विंड होती है, वो आपको मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ब्लिजार्ड इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपको पोलर रीजन्स में ब्लिजार्ड करके ठंडी हवा है जो चलती है उसे ब्लिजार्ड कहा जाता है। फोहेन एक जो ऑप्शन डी है, फोहेन क्या होता है, फोहेन एक तरीके की लोकल विंड होती है, ये फ्रांस और जर्मनी रीजन में बहती है और इसी को फोहेन कहा जाता है। जोंडा और यूमा का भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इन दोनों के लिए हमारे लिए जो हमने पढ़ा है। आगे बढ़, अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे कि वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुआ था। तो हम सभी को पता है 1914 से लेकर 1919 तक चला था। तो वर्ल्ड वार 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट बताना हमें जो सेकेंडरी वेव या एस वेव से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है। तो पहला वाला है दे आर ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, नहीं ये ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ट्रांसवर्स वेव होती है। दिस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल, तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि जो पी वेव होती है वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से पास हो जाती है, लेकिन एस वेव्स जो होती है वो लिक्विड से पास नहीं कर पाती, वो सॉलिड से ही पास हो पाती है। ठीक है, अब देयर स्पीड इज लोअर देन सरफेस वेव, नहीं जो प्राइमरी वेव होती है वो थोड़ी स्लो होती है, एस वेव्स थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट। अगर इसका हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ओनली 2। क्वेश्चन 15, 1796 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। नेबुलर हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय, तो ये बहुत सारी आपसे थ्योरीज पूछी जाती है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है कि इन्होंने कहा था कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उस क्लाउड के फॉर्मेशन से ही हीट एंड प्रेशर जनरेट होता है और उसी के फैलते फैलते वो क्लाउड इतना बड़ा हो जाता है कि अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है 4.5 बिलियंस ईयर अगो। तो दोस्तों ये जो थ्योरी थी वो दी थी लेप्लेस ने, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब दूसरी एक और थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं बीबी थ्योरी, बिग बॉस वाला बीबी नहीं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटेर। तो लेमेंटेर आपको याद रखना, लेमेंट, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। और नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी? लेप्लेस ने। ठीक है, क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यूटोपियन सोशलिस्ट वर साइंटिफिक इन देयर आउटलुक। तो दोस्तों ऑप्शन वन, चलो इसको बाद में देखते हैं, ऑप्शन सेकंड देखते हैं। द यूटोपियन कॉन्सेप्ट, द यूटोपियन सोशलिस्ट वर कंसर्ट अबाउट सोशल जस्टिस। दोस्तों सेकंड वाला तो सही हो जाएगा, क्योंकि जो यूटोपियन लोग होते हैं, यूटोपियन का मतलब क्या होता है? एक आदर्श राज्य, आदर्श, जब आदर्श लोगों की बात की जाती है, जैसे एक राम राज्य हमको पता है, राम जी का जो राज्य है उसे हम आदर्श कह सकते हैं, सबसे बढ़िया, सबसे कुशल, इसे बोलते हैं यूटोपियन कॉन्सेप्ट। तो यूटोपियन सोशलिस्ट तो सोशल जस्टिस के बारे में सोचेगा, सामाजिक न्याय के बारे में सोचेगा, लेकिन जो यूटोपियन सोशलिस्ट है वो साइंटिफिक नहीं हो सकता। अब जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि आपके हम एक ऐसा समाज बनाएंगे, एक ऐसा राज्य बनाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पर जीरो क्राइम होगा, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा है। अब जैसे हमको पता है दुबई वगैरह में क्राइम रेट बिल्कुल कम है, 0.1%, 0.2, 0.5, 1% के बिलो है, तो उसको क्राइम तो हो रहा है ना, तो 100% नहीं हो सकता। और यूटोपियन कॉन्सेप्ट जो होता है वो इमेजनरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट एंड ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 2। क्वेश्चन 17 कह रहा है प्रेरिस ग्रासलैंड कहाँ पर है। हमें बताना है। प्रेरिस जो ग्रासलैंड होता है वो होते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं डाउन्स, डाउन्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। अफ्रीका में क्या होते हैं? अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगी सवाना, ग्रासलैंड में देखने को मिल जाएगी सवाना। ठीक है, और साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी जो साउथ अफ्रीका में आपको वेल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्टेपीज भी आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएगी, फ्रेगरा वगैरह में और बोलीविया के आसपास। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो प्रमुख घास के मैदान अब आप देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरिस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरिस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, मध्य एशिया मतलब मिडिल एशिया में स्टेपिस, वेनेजुला में लानोस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द विंड इज नोन एज स्नो ईटर। तो दोस्तों जो गर्म हवा होगी वही स्नो को ईट करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लू। चिनुक, चिनुक जो होती है वो स्नो ईटर होती है, जो रॉकी माउंटेन्स के आसपास रहती है। लू होती है एक तरीके की सीजनल या फिर लोकल विंड होती है, सॉरी लोकल विंड होती है लू, जो कि भारत पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। चिनुक का मिलेगी यूएसए में। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 19, रेनफॉल ओक्योर इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। रेनफॉल का होता है तो हम सभी को पता है कि जो ट्रोपोस्फियर वाला हिस्सा होता है वहीं पर सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है, बादल गरजना, पानी आना, जो भी होता है वो सभी जो आपदा या पानी बरसना या फिर जो भी होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होती है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन उड़ते हैं, क्योंकि एकदम काम जगह होती है, यहाँ पर बिजली कड़कना वगैरह नहीं होता है। ठीक है, थर्मोस्फियर, मिजोस्फियर आप सभी को पता है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर इज लास्ट वन। अब आपसे 20वां पूछ रहा है, तो साइंटिफिक सोशलिज्म की थ्योरी किसने दी थी। तो हम सभी को पता है साइंटिफिक अगर सोशलिज्म के बारे में बात कर ली जाए, सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स भैया, क्रांति के जनक। ठीक है।